हेलो फ्रेंड्स, चलिए एंट्रोपी का जो हमने अभी तक जो थ्योरेटिकल पार्ट देखा था वहां से हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स एंट्रोपी से आपका वैसे देखेंगे तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं और सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो जो यहाँ पर आपको जो जिस क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूजन होता है, जहां पर आप ज्यादा डायलेमा में रहते हैं, उन सब चीजों को मैं उठा रहा हूं और वहां से मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूं। हालांकि एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई तरीके से पूछा हुआ है, तो वो भी हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग से क्वेश्चन पूछा हुआ, और ये फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन, ये आपके पास ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन जो फ्रेंड्स से क्या बताया जाए कि इसमें काफी ज्यादा लोग कंफ्यूजन होते हैं। हालांकि मैंने थ्योरी में भी इसमें काफी कुछ चीजें क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन देखिए वैसे इसका आंसर क्या आना चाहिए। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो चेंज इन एंट्रोपी हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी जेईई में, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीएसयू में भी आया क्वेश्चन है, आरएस खुरमी में भी दिया हुआ है, आरके जैन में भी दिया हुआ है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अगर मैं आपको एक लमसम एनालिसिस करके डेटा अगर दे दूं, तो जो आपका आरएस खुरमी जो क्वेश्चन दे रहा है और जो आरके जैन है, तो ये जो खुरमी वाला जो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी तक मैंने इस टॉपिक पे बात किया नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर का जो पेपर अगर आप देखोगे एसएससी जेईई को लेके, लास्ट 2 ईयर के जो पेपर्स हैं, बिल्कुल उसके जो क्वेश्चन है आपको खुरमी से पूरे आपको बिल्कुल आपको मैच करेंगे। करीब करीब मैं बोल सकता हूँ कि 70 से 75% जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट क्या है, पूरा पूरा खुरमी से ही पटका हुआ क्वेश्चन है। लेकिन इसके पहले के अगर आप क्वेश्चन चले जाओगे तो खुरमी आरके जैन से कहीं नहीं आया था, मतलब 2 साल पहले की कहानी। तो ऐसा क्या है कि फ्रेंड्स वेरिएशंस आते हैं, तो हमको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। और लास्ट 2 साल के पेपर इजी थे, तो ऐसा नहीं कि हम उसमें फिर कुछ गलत करके आ जाएं। ठीक है, इजी होगा तो सभी के लिए होगा, टफ होगा तो सभी के लिए होगा। इसमें इतना ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हमारा पेपर इजी था, हमारा पेपर टफ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। बात कर रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन, क्या होगा इसका आंसर? चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है, कई लोग इसको क्या है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चेंज ऑफ मास, चेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट और चेंज ऑफ हीट। अगर आप जैसे मान लीजिए कि हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए हमने जैसे निकाला हुआ था, तो एक लमसम आपको एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने जो सॉलिड और लिक्विड के लिए निकाला था, तो अगर आपको याद हो एंट्रोपी, तो जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी आया था वो क्या आया हुआ था, ये आपको मिला था mc ln ऑफ T2/T1। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या है देख के सीधा सीधा ये बोलते हैं क्या, अरे यार जो हमारा एंट्रोपी वो सीधा क्या है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बताइए कि ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, log 1, और log 1 हो जाएगा तो आपको डेल एस क्या मिल जाएगा, 0। मतलब जहां पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है वहां पर आपकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जहां पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है वहां पर एंट्रोपी 0 होगी। ठीक है, बहुत बड़ा धोखा है, ध्यान रखिएगा। अब आप याद करिए कि क्वेश्चन हमने, ये जो इक्वेशन हमने लाया हुआ है, इस इक्वेशन को हमने डिराइव कहाँ से किया था? हमने जो इक्वेशन लाया हुआ है इसको हमने डिराइव कहाँ से किया है? तो अगर आपको याद हो ds, तो ds इक्वल टू हमने क्या निकाला था, ये हमने निकाला था del Q/T फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस आया हुआ था। अब देखो यहाँ से, यहीं से हमने कहीं ना कहीं del Q की वैल्यू क्या रखी थी, हमने रखी थी mc dt, और डिवाइड बाई हमने क्या रखा था, dt, और इसी को हमने क्या किया था, फिर इंटीग्रेट किया था। याद आया कुछ? याद आया? बिल्कुल याद आया। तो यहां पर आप देखोगे तो ये आपका dt/t। अब ये बताओ, सपोज एक एग्जांपल, ये जो आपका एंट्रोपी है ये हीट ट्रांसफर पे डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है? अब बताओ, अभी भी आपको क्या है डाउट ही होगा। ठीक है, यहाँ पैरामीटर जितना कंफ्यूजन है सब यहाँ निकल जाना चाहिए। ठीक है, जितने तरीके से आप सोच सकते हो मैं सब तरीके का पैरामीटर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसी चीज को लेके ज्यादा कंफ्यूज होके आके पूछते हैं। जो आपकी एंट्रोपी है वो हीट ट्रांसफर पे भी डिपेंड कर गई यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर गई। तो सर इसका चेंज इन टेम्परेचर आंसर क्यों नहीं होगा? अब बताओ, सपोज मान लो ये कोई बॉडी है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, तो जरूरी है क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? मान लो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। जो आपने हीट किया, लेकिन हीट करने के बाद भी जो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो बॉडी क्या है, उसका इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है। और इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम होने का क्या मतलब है कि ये बॉडी को जब आप क्या है हीट कर रहे हो तो इसका टेम्परेचर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सॉरी, आजकल छींक कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक है, देखिए
तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपका टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपका क्या मिल रहा है, कांस्टेंट, हीट के बाद भी। अब ये बताओ एंट्रोपी को हमने फिजिकली क्या समझा था, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल। जब आप इसको हीट करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब इसका टेम्परेचर चेंज हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन इसके अंदर के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हुए, बिल्कुल हुए। तो जब डिस्टर्ब हुए हैं तो आप हीट दिए हो तो क्या होगा, ये एंट्रोपी की जो डिपेंडेंसी हीट ट्रांसफर पर आएगी कि नहीं। जब आप हीट दोगे तो मॉलिक्यूल का क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो उस पर हीट का इंपैक्ट गया है तो डेफिनेटली इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इसीलिए तो हम लोग, अगर आपको याद हो तो इसके पहले वाले वीडियोस में हमने जो देखा है एंट्रोपी को लेके, उसमें जो रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर हमने किया हुआ था ds, तो ds इक्वल टू हमने 3 तरीके से निकाला हुआ था कि अगर आप एक बॉडी को हीट देते हो, एक तो या बॉडी को हीट रिजेक्ट करते हो या इस पे हीट का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, मतलब del Q इक्वल टू 0। 3 केस हमने किए हुए थे, रिवर्सिबल हीट एडिशन, रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन और रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो हमने, अगर आपको याद हो तो जो एंट्रोपी कैलकुलेट करना सीखा था, जो एंट्रोपी का वेरिएशन देखा था, वो हीट को लेके किया था, टेम्परेचर को नहीं। अगर यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो इस हिसाब से वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन क्या मेरा चेंज इन एंट्रोपी 0 होगा, क्या नहीं होगा। मतलब आपको सीधा सीधा ये याद रखना है, क्या ये क्वेश्चन जो ध्यान रखिएगा ds इक्वल टू del Q बाई टी है, तो यहाँ पर जो आपकी चेंज इन एंट्रोपी है वो चेंज इन एंट्रोपी आपका सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा, हीट ट्रांसफर पे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका चेंज ऑफ हीट है ये आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर, जो आपको चेंज ऑफ हीट पे डिपेंड करेगा। बात करते हैं चेंज ऑफ मास, चेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो नो डाउट ये जो आपका हीट है ना, ये सबको कवर कर लिया है। ठीक है, जो आपका हीट है, एक चीज बताइए, हीट हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं ना, अगर आपको याद हो तो हीट हमारा 2 तरीके से होता है। इस ऑप्शन से ही खेल रहा हूं, इसी सब ऑप्शंस को क्या आगे पीछे घुमाएगा ये। एक बार देखिए यहाँ पर जो बात करना चाह रहे हैं हम लोग, हीटिंग जो है हमारी वो 2 तरीके से होती है, एक सेंसिबल हीटिंग होता है और एक लेटेंट हीटिंग होता है। ये मान लीजिए हमारे पास ये सेंसिबल हीटिंग है और ये हमारे पास क्या है, ये मान लो लेटेंट हीट है। सेंसिबल हीटिंग में जो आपका टेम्परेचर, ये टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। और लेटेंट हीट में जो टेम्परेचर वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब जो चेंज इन टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर Q इक्वल टू हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग लिखते हैं mc/dt, जहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है। लेकिन जब टेम्परेचर कांस्टेंट और हीट दे रहे हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन बोला तो जा रहा है ना कि हीट दे रहे हैं, तो वहां पर हम लोग निकालते हैं लेटेंट हीट वाला पोर्शन। तो आपको क्या निकल कर आता है, Q इक्वल टू m इंटू एल। जो Q आता है, Q क्या आता है, Q इक्वल टू आता है आपका m इंटू एल। अब कुछ कहानी आपको समझ में आ रहा है, जो Q इक्वल टू m इंटू एल की जो बात हो रही है, ये आपका मास है और ये आपका क्या लेटेंट हीट है। ये आपको क्या बेसिकली दिया रहता है क्वेश्चंस वगैरह में, ठीक है। तो ये आपका ऑलरेडी जो Q है वो मास को भी कवर कर लिया और स्पेसिफिक हीट को भी कवर कर लिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा डेट इज द चेंज ऑफ हीट। ये जो आप लोग मिस्टेक करोगे इस चीज को लेके, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विच इंक्रीजेस और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द हीट सप्लाई और रिमूव्ड इन अ रिवर्सिबल मैनर इज कॉल्ड। अब देखो, अब ऑप्शन देखो, एंथैल्पी, एंट्रोपी, रिवर्सिबिलिटी और नन ऑफ दिस, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार एंट्रोपी का चैप्टर चल रहा है तो डेफिनेटली इसका आंसर एंट्रोपी आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ये तो खैर चलिए आपका अलग अलग पार्ट को अलग अलग स्पेसिफाइड टॉपिक करके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इस चीज को समझना है, क्योंकि आपको एग्जाम में टॉपिक का नाम लिख के आपको क्वेश्चंस नहीं देगा। तो इसको समझिए क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस विच इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द हीट सप्लाई और रिमूव्ड, ठीक है। तो यही चीज हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए आप हीट सप्लाई और रिमूव कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या इसमें वेरिएशन दे रहा है रिवर्सिबल मैनर में। तो अगर आपको याद हो तो अगेन ds इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, del Q बाई टी लिखते हैं, और del Q बाई टी लिखते हैं। तो देखो अगर आप ये क्या है हीट दोगे तो ये हम लोग लेंगे पॉजिटिव, और हीट रिमूव करोगे तो ये हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। तो हीट सप्लाई और रिमूव इन अ रिवर्सिबल मैनर इज कॉल्ड। और सेकंड चीज आपसे बोला प्रॉपर्टी के बारे में, तो एंथैल्पी और एंट्रोपी देखो आपकी दोनों प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन जो आपकी एंथैल्पी है वो आपकी टोटल हीट होती है, और जो एंट्रोपी है वो आपका क्या है, हीट सप्लाई, हीट रिजेक्शन, ये सब पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जिसके थ्रू हमने निकाला हुआ है क्या कि हीट रिवर्सिबल हीट सप्लाई, रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन और एडियाबैटिक, ठीक है। तो इसका जो आंसर आपको बैठेगा वो कौन सा आंसर बनेगा, डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, एंट्रोपी, ठीक है। किस बेसिस पे लिखा गया है, ये हीट सप्लाई और द हीट रिमूव। अब सुनो,
ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ इंक्रीज और डिक्रीज दिया है, अगर मान लीजिए इस पे बोलता था प्रॉपर्टी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस इन विच टोटल हीट कवर्ड इन अ रिवर्सिबल मैनर, टोटल हीट कवर्ड। अब देखो क्वेश्चन तो एक दिया ना, यहां से 50 क्वेश्चन निकल जाएगा, इसी को आगे पीछे घुमा घुमा के दे देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है, सीधा सीधा आपसे पूछा हुआ है क्या, द टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज। तो अगर आपका इस जगह टोटल हीट सप्लाई और रिमूव की जगह अगर आपको टोटल हीट दे देगा तो वहां पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा, एंथैल्पी। क्यों, एंथैल्पी क्या रिप्रेजेंट करता है, एंथैल्पी आपका रिप्रेजेंट करता है क्या, टोटल हीट। एंथैल्पी जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका टोटल हीट। कहानी कुछ क्लियर है, चीजें समझ में आई है, क्लियर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से उठा पटक करता रहेगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस में क्या होंगे, तो और देखते हैं अलग टाइप के क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ सकता है एग्जाम्स में। देखिए क्या बोला हुआ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हाइल वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट दिया हुआ है आपको 150 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में, और इसमें आपको क्या है, एंट्रोपी चेंज आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला चीज है टेम्परेचर लिमिट को देखिए, द एंट्रोपी चेंज एक्सपीरियंस बाय द कार्नोट इंजन ड्यूरिंग, इतना दिया हुआ है। ठीक है, द वर्क प्रोड्यूस बाय द इंजन। देखिए फ्रेंड्स सीधी सी बात यह है कि अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन दिखते हैं, समझाना अलग चीज होता है, क्वेश्चंस बनाना अलग चीज होता है। ठीक है, अगर आपको मैं सीधा सीधा बोलूं कि अगर ये टेम्परेचर लिमिट 150 केल्विन और 300 केल्विन के बीच में अगर काम कर रहा है तो डेफिनेटली आप ये बताओ कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी। अगर मैं बात करूं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे 3 से 4 बार आपके एसएससी एग्जाम से पूछे हुए हैं। ये सब चीज़ों को मूव करने का तरीका है कि आपके टाइम खराब ना हो। ठीक है, कहीं भी आप देखोगे 150 केल्विन, ये याद रखना, पहला तो हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में रखते हैं, और 150 केल्विन और 300 केल्विन अगर रखोगे तो ये आपका एक डबल हो गया है ना, मतलब डेफिनेटली इसकी एफिशिएंसी आपको कितनी दिखेगी, 50%। अभी हम लोग निकाल के देख लेते हैं, वही आना है। 300-600 केल्विन दे दिया तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 50%। 400 और 800 केल्विन दे दिया तो एफिशिएंसी कितना आएगा, 50%। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव का क्लू रहता है, ये सब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपको निकल कर दिखेंगी। तो यहाँ पर देखिए पहला तो हम लोग टेम्परेचर लिमिट बता के देखते हैं पूछ क्या रहा है, ये वर्क प्रोड्यूस बाय द इंजन पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा मान लीजिए हम लोग वेरिएशन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक इंजन है इस तरीके का, ठीक है, और ये दोनों में हमको टेम्परेचर लिमिट दिया हुआ है। टेम्परेचर लिमिट आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये आपका देखिए, ये आपका टेम्परेचर T1 है और ये आपका क्या है, Q1 है। ये आपका Q1 है और ये आपका क्या है, Q2। ठीक है, तो इसमें अगर बात करोगे टेम्परेचर T1, तो T1 आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 300 केल्विन। ठीक है, ये जो आपका टेम्परेचर है ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 300 केल्विन। ठीक है, और ये जो आपको टेम्परेचर T2 है ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 150 केल्विन। ठीक है, और यहाँ से जो मिल रहा है डेट इज द वर्क डन। ठीक है, ये Q1 और Q2 और आपको क्या मिल रहा है, ये वर्क डन। तो अब आपको क्या बोला हुआ है कि देखिए द एंट्रोपी चेंज एक्सपीरियंस बाय द कार्नोट इंजन ड्यूरिंग हीट एडिशन, ये हीट एडिशन है ना, इस केस में आपको दिया है क्या, हीट एडिशन के दौरान चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पर आपको ds दिया हुआ है, और ds आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया है 1 किलो जूल पर केल्विन। पर केल्विन है, देखो पर केजी नहीं दिया है, मतलब ऑलरेडी इसके साथ क्या मास का मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अगर आप इस पे बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर मैं इस कंडीशन को लेके बात करूं तो ds इक्वल टू हमको क्या दिखेगा, डेल क्यू बाई टी। तो यहाँ पे आप देखिए क्यू कौन सा लोगे, ये आपका हीट एडिशन वाला, तो ये हमारा बन गया Q1 डिवाइड बाई टी। टेम्परेचर कौन सा लोगे, ये वाला टेम्परेचर। ठीक है, डेट इज T1। अब ये बताओ, ये तो एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, इसका टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है। तो यहाँ से देखिए 1 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई T1। T1 मेरा कितना है, डेट इज द 300। और जब आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो आपको Q1 कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 300 किलो जूल। ठीक है, अगर आप इन्हें इतना निकाल लिया तो क्वेश्चन आपका यहीं पर खत्म है। लेकिन हम लोग क्या है, समझने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप ये बताओ, आपने जब ये कैलकुलेट कर लिया है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 50%, और इसको 300 दे रहे हो, तो 300 दे रहे हो तो वर्क कितना देगा, ये 50% एफिशिएंसी है, तो 300 दे रहा है तो आधा देगा। तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा 150 किलो जूल। ठीक है, अब आत्मा की शांति के लिए, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसकी एफिशिएंसी निकालोगे, तो एफिशिएंसी निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा,
ये आपको मिलेगा एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस टी ऑफ लोअर डिवाइड बाई टी ऑफ हायर। तो ये आपका है टी ऑफ लोअर कितना है हमारे पास, डेट इज द 150, टी हायर कितना है, डेट इज द 300। सॉल्व करो कितना आएगा, 1/2 डेट इज इक्वल टू 50%। यही चीज बोल रहा था। कहीं भी ध्यान रखना, अगर आपको वेरिएशन जो टेम्परेचर लिमिट है 1 का डबल देता है, लेकिन ध्यान रखना वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होना चाहिए। डिग्री सेल्सियस में दिया तो कहानी खत्म है फिर तो। अगर ये 150 डिग्री सेल्सियस और 300 डिग्री सेल्सियस दे देता ना तो 50% एफिशिएंसी नहीं आता, क्योंकि इसमें 273 को क्या करना पड़ता है, इसमें ऐड करना पड़ता, तो उस हिसाब से फिर वो डबल नहीं आता। अगर आपको केल्विन में चीजें डबल करके देता है, और बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसा देखा गया है कि देता है, तो उस केस में जब आप यूज करोगे तो उस केस में आपको एफिशिएंसी कितना दिखेगा, 50%। कहानी क्लियर, चीजें क्लियर है। अब एफिशिएंसी 50% है तो क्या करोगे, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है क्या, W/Q1। तो यहाँ पर देखो Q1 कितना दिया है, Q1 आपको दिया है 300, तो 300 दिया है तो W आप निकाल लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 150 किलो जूल। ये इसी चीज को तो हमने डायरेक्ट यहाँ लिखा था। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब देखो सीधा सीधा देखो, आप ये भी समझ सकते हो। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा और शॉर्टकट बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एफिशिएंसी निकाल लिया, एफिशिएंसी आपका 70% आया, Q1 आपका आया, तो Q1 जितना आएगा, अगर जितना परसेंट एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको वर्क मिल जाएगा। सीधी सी बात है कि अगर मैं किसी सिस्टम को 1000 किलो जूल का हीट दे रहा हूँ और मेरा सिस्टम 70% एफिशिएंट है, मतलब वो जो हीट आ रहा है उसका 70% ही तो यूटिलाइज कर पाएगा। तो 1000 किलो जूल दिया है, जब 700 निकाल दिया तो बचा कितना, 300 किलो जूल। अगर आपको वीडियो क्लियर हो गया तो आप क्या है, थोड़ा आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते रहिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है इजी है, बन जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्किप मारिए वीडियो और नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चीज़ों को जस्ट पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो हम लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने से हटेंगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, विच इक्वेशन क्लियरली डिफाइन द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको क्या बोल रहा है कि जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है उसकी कहानी करना है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारा चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा। ठीक है, तो पहला चीज ये बताओ, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या ये टी वाला टर्म्स आएगा। आइसोथर्मल अगर प्रोसेस बोल रहा है तो टी वाला टर्म्स आएगा क्या, नहीं आएगा। तो पहला चीज तो ये आपका आने से रहा। अब देखो हमारे पास जो टी वाले टर्म्स है उसको वी के फॉर्मेट में दिया हुआ है। अगर मैं देखूं तो हमारे पास टी के लिए कितने सारे टर्म्स हो सकते हैं टी के जो फॉर्मेट में है। तो देखो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं कि इक्वेशन आपको याद करना है, लेकिन मुझे याद नहीं है, मैं सीधा दूसरे लाइन में इक्वेशन निकाल देता हूं। कैसे, पहला इक्वेशन अगर आपको याद हो तो हमारा आया हुआ था टी डी एस इक्वल टू क्या आया हुआ था, बताओ, डी यू प्लस पी इंटू डी वी, यही आया था ना। तो इससे आपका नेक्स्ट इक्वेशन एंट्रोपी का देखो कैसे निकल जाएगा। डी यू को हम लोग एम सी वी डी टी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एम सी वी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन, प्लस पी बाई टी को हम लोग लिखेंगे एम आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन। आगे ये खत्म है एंट्रोपी का। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपको निकालना है, क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे क्या, टी इंटू डी एस है। तो बताओ क्या इक्वेशन आया था, टी डी एस इक्वल टू आया था डी एच माइनस वी इंटू डी पी। एकदम दूसरे लाइन में ही इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ जब आप डी एस निकालोगे तो डी एस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी एच को हम लोग एम सी पी डी टी लिखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं एम सी पी एल एन ऑफ टी टू बाई टी वन माइनस एम आर एल एन ऑफ पी टू बाई पी वन। ये कहानी खत्म है लोग। ठीक है, ये भी आपको बता रहा हूं तो टाइम लग रहा है, नहीं तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको आंसर को लिखने में। अगर ये चीज भी आपको मेमोराइज है तो डायरेक्ट आप इसको लिखो, खत्म करो कहानी। तो यहां पर देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि जो आपको एंट्रोपी चेंज के लिए पूछा हुआ है तो ये देखो एम आर एल एन ऑफ वी टू बाई वी वन, कौन सा इक्वेशन दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, देखो आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये वाला आपका इक्वेशन आएगा। और एक चीज ध्यान रखना, समटाइम्स क्या करता है, यहाँ ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन दिया है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन एक्चुअली ये ना देके ऑप्शन देता है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे जब ऑप्शन देगा तो माइनस को ध्यान रखना, जब आप माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये P1 बाई P2 बनेगा इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो आपको ऑप्शन देगा विदाउट माइनस साइन अगर देता है P2 बाई, मतलब सेम क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ये दिया रहता तो एक P2 बाई P1 देता, एक P1 बाई P2 देता, तो आप माइनस को अंदर ले जाते, माइनस साइन को छोड़ना नहीं है कुल मिला के। ठीक है, माइनस को अंदर ले जाओगे तो P1 बाई P2 मिलेगा, तो वो ऑप्शन आपको टिक करना होगा। तो कहानी समझ में आया, चीजें कुछ क्लियर हुई।
तो ये एंट्रोपी के कुछ क्वेश्चन थे। आइए एक दो क्वेश्चन और उठाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरीके के अब आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चंस को उठाने का रीजन क्या है, देखिए बड़ा एक क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, ये सीपी दिया हुआ है, यहाँ भी सीपी दिया है, यहाँ भी सीबी दिया है, और देखो T1 T2 से खेल रहा है, ठीक है, ये R/J दिया हुआ है। तो इस तरीके के जो ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहा है, तो डेफिनेटली आप क्या करो, टेम्परेचर और प्रेशर वाला रिलेशन उठाइए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर वाला रिलेशन कहाँ से आता था, अगर आपको याद हो तो TdS इक्वल टू क्या होता था, DH माइनस ऑफ VdP। ठीक है, ये क्वेश्चन उठाने का रीजन आपको दिख गया होगा। अगर आप TdS निकालोगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको mCp ln ऑफ T2/T1, क्योंकि Cp आएगा DH के साथ, माइनस ये आपका हो जाएगा mR ln ऑफ P2/P1। तो आपको कांस्टेंट प्रेशर बोला हुआ है, तो ये तो कहानी आपकी खत्म है, जीरो। अब आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा, DS इक्वल टू DH होता है हमारा mCp ln ऑफ T2/T1। तो ये जो DH/T आपका सीधा सीधा आया है, तो इसका आंसर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, बी ऑप्शन आपको मिलेगा, डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कहानी क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका MCP, बाकी देखो कितना क्लोज ऑप्शन दिया है। CP के जगह अगर आप CV कर दोगे तो कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो CP के जगह हमको CV नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन ये वाला, ये तो SSC का क्वेश्चन था। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका सिविल सर्विस में आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी के एग्जाम्स में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन कोई तो क्वेश्चन नहीं है, आपको उठा के SSC में भी इस तरीके के क्वेश्चन दे रहा है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है अभी। ठीक है, तो आएगा, इस पे जरूर आएगा वो। ठीक है, देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आप लोगों को। पहले इसको देखते हैं क्या है। एंट्रोपी ऑफ अ सैचुरेटेड लिक्विड एट 227 डिग्री सेल्सियस इज 2.6 किलोजूल पर केजी केल्विन। The latent heat of vaporization is 1800 kilojoule per kg. The entropy of a saturated vapor at 227 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये कहीं ना कहीं आपका लिंक करेगा TS डायग्राम से, और प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस की कहानी जो कि हम लोग आगे जो नया चैप्टर है प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, वहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो वहां से आप एक बार डायग्राम को देखेंगे तो ये चीजें आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। तो खैर वहां तक अभी हम लोग पहुंचे नहीं है, तो आपको मैं एक लम सम आइडिया दे देता हूं, लेकिन जब आप उस चैप्टर के अंदर जाएंगे तो पूरा दिमाग में चीजें ठूसा जाएगी। ठीक है, जो TS डायग्राम होता है उसमें कुछ ऐसा डोम बनता है। ये डोम कैसे बनता है, कहां से आया हुआ डोम है, ऐसा क्यों होता है, सबका आपको रीजन और आंसर मिल जाएगा उस चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए इस पे अगर आपको याद हो, याद तो खैर नहीं होगा कोई बात नहीं, TS डायग्राम में जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनता है ना, कुछ इस तरीके से कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनता है। ठीक है, नहीं पता है तो बस देख लो, पूछ क्या रहा है हमको, पहले क्वेश्चन को समझना है। अगर आपको देखेंगे तो ये वाला जो जोन है आपका, ये टोटली आपका लिक्विड रहता है, ये वाला आपका वेट रीजन होता है जिसको हम लोग लिक्विड प्लस वेपर बोलते हैं, और ये वाला रीजन हमारा क्या होता है, वेपर जोन होता है। ठीक है, मतलब सुपर हीटेड जोन, दैट इज द सबकूल्ड रीजन, सुपर हीटेड रीजन, एंड दिस इज द वेट रीजन। ठीक है, अब देखिए क्या बोला हुआ है, एंट्रोपी ऑफ अ सैचुरेटेड लिक्विड। अच्छा, सैचुरेटेड लिक्विड की अगर बात कर रहा है तो एक चीज ध्यान देख लो, यहाँ पर हमारा होता है क्रिटिकल पॉइंट, ये लेफ्ट वाली जो लाइन है डेट इज द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, एंड राइट साइड वाली लाइन है सैचुरेटेड वेपर लाइन होता है। ठीक है, अब क्या बोला है, 227 डिग्री सेल्सियस। तो 200 देखो ये पूरा का पूरा जो लाइन है इस पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो मान लो कि 227 डिग्री सेल्सियस है। अब आपसे क्या बोला है, देखो एंट्रोपी आपको दिया हुआ है कहां पर, ये देखो ये TS डायग्राम में, तो इस पॉइंट पे आपको एंट्रोपी दिया हुआ है कहां, सैचुरेटेड लिक्विड पे कितना, 2.6, तो 2.6 किलो जूल पर केजी केल्विन ये दिया है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ है कितना, 1800, मतलब ये जो आपकी लेटेंट हीट दिया हुआ है, ये लेटेंट हीट आपको कितना दिया है, 1800 किलो जूल पर केजी, ये आपको लेटेंट हीट दिया है। आगे कहानी देखिए, द एंट्रोपी ऑफ अ सैचुरेटेड वेपर, ये सैचुरेटेड वेपर कहां पर आता है आपको, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। अगर आपको डायग्राम क्लियर है तो क्वेश्चन 60% खत्म है, आपको एक्चुअली ये वाले पॉइंट तक एंट्रोपी निकालना है। तो आप ये बताइए कि अगर मैं यहां तक की पूरी एंट्रोपी निकाल दूं तो मेरी कहानी खत्म हो जाएगा। ये जो मैं है यहां तक निकालना है, सैचुरेटेड वेपर बोला है ना, तो सैचुरेटेड वेपर आपका ये है, तो यहां तक आपको टोटल एंट्रोपी निकालना है, जिसमें यहां तक की एंट्रोपी तो मुझे पता है जो कि कितना दिया हुआ है, 2.6, लेकिन ये वाला जोन का एंट्रोपी हमको नहीं पता है। किसी तरीके से अगर इसका एंट्रोपी निकल जाए तो हमारी कहानी खत्म। अब सुनिए,
ये डायग्राम जब टीएस डायग्राम देखते हैं तो ये हमारा जो जोन है डेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ये हमारा लेटेंट हीट वाला जोन है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट अभी आप देखते रहिए, आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा, वो चीजें जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मेमोराइज करा रहा हूँ। तो ये आपका जो है ये आपका लेटेंट हीट है। तो लेटेंट हीट में अगर मान लीजिए मेरे को एंट्रोपी निकालना हो तो याद है हमने क्या फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर, ds इक्वल टू सीधा सीधा हम लोग क्या लगा देंगे, डेल क्यू बाई टी। टेम्परेचर वाला नहीं लगाएंगे क्योंकि टेम्परेचर यहाँ और यहाँ दोनों जगह कांस्टेंट है, ठीक है। तो लेटेंट हीट को हम लोग कैसे कैलकुलेट दिया हुआ है, तो m इंटू एल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, t। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ये वाले पोर्शन को उठा के यहाँ पे रखिए, क्या क्या मिल रहा है बताओ। अब ये आपको मिल रहा है ds, तो ds इक्वल टू m, मास हमको दिया है 1 kg, देखो पर kg लेके चल रहा है तो 1 ही लो। लेटेंट हीट आपको कितना दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है कितना, 1800, ठीक है, डिवाइड बाई t। टेम्परेचर देखो कितना दिया है, 227 प्लस 273, कहानी क्लियर। सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये आपको मिलेगा 1800 और ये आपको कितना मिलेगा, 3 और 2 500, ये आपको मिला 500, तो ये आपको मिलेगा सॉल्व करोगे तो 3.6, ये आपको ds मिला, और जो आपको 3.6 मिला है वो इतने की वैल्यू मिली है, ठीक है। तो आपको अगर बोलता है टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितनी हुई है, तो चेंज इन एंट्रोपी के लिए क्या करोगे, पूरा कहानी को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो फाइनली आप ds देखोगे तो ds आपको क्या मिलेगा, 2.6 प्लस 3.6। अच्छा, इसका मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.6 प्लस 3 तो ये आपका हो जाएगा 6.2 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये आपको चेंज इन एंट्रोपी इस तरीके से निकलेगी, कहानी को समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करने का तरीका है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, वहां से आपको चीजें क्लियर होगी, ठीक है। चलिए इसमें एक क्वेश्चंस और उठाता हूं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चंस हो भी इस तरीके, वो भी क्वेश्चंस आपका सिविल सर्विस में पूछा हुआ है। क्वेश्चंस ये भी आपका जो क्वेश्चंस है वो सिविल सर्विस में आया हुआ है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जेईई में पूछ सकता है। क्या बोला है देखिए, 100 ओम रेसिस्टर कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, एक आपका 100 ओम का रेसिस्टर है, बाकी आपको इसमें करंट की वैल्यू दी हुई है, रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, इस कैप्ट एंड कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, मतलब वो टेम्परेचर क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट, बाय अ स्ट्रीम ऑफ कूलिंग वाटर, मतलब वाटर को ठंडा कर रहा है इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद व्हाट आर द चेंज इन एंट्रोपी निकालना है आपको रेसिस्टर के लिए और किसके लिए, यूनिवर्स के लिए, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें अगर आप बात करोगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी, अगर ये क्वेश्चन हम लोग देखें तो इसमें आपको क्या क्या चीजें दिख सकती है, तो एक बार चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। तो 100 ओम रेसिस्टर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि सपोज ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ और इसमें आपका क्या लगा हुआ है, रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको एक तो रेसिस्टर निकालना है कि यूनिवर्स निकालना है, तो ये जो आपका है दिस इज द रेसिस्टर। तो यहाँ पर पहला चीज तो आप एक चीज को सिस्टम मान लो, तो यहाँ सिस्टम क्या बन गया आपका, रेसिस्टर। अगर आप यहाँ पे सिस्टम मानोगे तो सिस्टम आपका क्या बन गया, यहाँ पे अगर आप देखोगे सिस्टम, तो सिस्टम कहीं ना कहीं क्या एक्ट कर रहा है, रेसिस्टर की तरह। तो आप पहले तो इसका आप एंट्रोपी निकाल लो, तो चेंज इन एंट्रोपी निकालोगे तो क्या होगा, सबसे बड़ी बात देखिए, अगर इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया तो रेसिस्टर को हम लोग, मैं हमेशा आपको क्या माना हूं कि जो भी हमारा फ्लो है उसको कैसा मानना है, स्टडी फ्लो, और स्टडी फ्लो होगा तो यहाँ से आपका क्या है, जितना हीट यहाँ से आपका जा रहा है वो पूरा का पूरा क्या करेगा, इसके अंदर जो वाटर है उसके अंदर रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है वो रेसिस्टर की तरह काम कर रहा है, और रेसिस्टर को छोड़कर बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं, मतलब जो आपकी सराउंडिंग वाली चीजें हैं, वो आपका टोटल क्या काम करेगा, आउटर की जो चीजें हो गई। तो पहला चीज अगर आप रेसिस्टर के लिए निकालोगे तो रेसिस्टर में जितना आ रहा है वो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। तो वहां पे आप देखोगे तो यहाँ पर जो रेसिस्टर के केस में देखोगे तो यहाँ पर आपको कोई चेंज इन एंट्रोपी दिखेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो रेसिस्टर है, रेसिस्टर इज इन स्टडी स्टेट, ध्यान रखिएगा, ये स्टडी स्टेट कंडीशन माना गया। स्टडी स्टेट मतलब मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, क्या, पूरा एनर्जी बैलेंस रहता है, मतलब जितना एनर्जी वो आ रहा है उतना एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो जितना आ रहा है उतना रिलीज कर दिया, तो रेसिस्टर के अंदर कोई चेंज हुआ ही नहीं है, और रेसिस्टर के अंदर कोई चेंज जब नहीं हुआ तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आपका स्टडी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब एंट्रोपी चेंज क्या हो गया इसमें, 0। अब बात करते हैं हम लोग वाटर के केस के लिए, जो कि आपका सराउंडिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। तो हमको एक्चुअली निकालना है यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी। तो ds ऑफ, अगर मान लीजिए हम लोग को यूनिवर्स निकालना है तो यूनिवर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
एक तो हमको निकालना पड़ेगा ds ऑफ किसके लिए निकालोगे आप, रेसिस्टर के लिए, मतलब सिस्टम जो है आपका, प्लस ds ऑफ क्या निकालोगे आप, सराउंडिंग के लिए, यही तो होगा आपका। तो ये हमने इसको क्या लिखा है, ये हमारा सराउंडिंग। अब देखो ये वाला टर्म्स तो आपका 0 हो गया, ठीक है, मतलब सराउंडिंग के साथ ही कुछ खेलना पड़ेगा। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि रेसिस्टर का 0 आएगा तो ये एक ऑप्शन बन सकता है और एक ये ऑप्शन बन सकता है, ठीक है, यही दो ऑप्शंस बनेगा, क्योंकि आपको रेसिस्टर का पहले पूछा फिर यूनिवर्स का पूछा हुआ है। यूनिवर्स का निकालने के लिए क्या करोगे, अब बात ये सराउंडिंग कैसे निकालोगे, सराउंडिंग में कितना हीट गया कैसे निकालोगे। अच्छा दूसरा चीज आपको देखो, सराउंडिंग में हीट है तो पहला देखो सराउंडिंग में क्या भरा हुआ है आपका, वाटर, तो वाटर मतलब लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने देखो फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, ds इक्वल टू डेल क्यू बाई टी, एक तो फॉर्मूला ये है, और दूसरा हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, m cp या cv जो भी ले लो, c बस ले लेते हैं, ln ऑफ T2 बाई T1। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज होगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, फेज चेंज हो रहा होगा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। बताओ क्या बोला है, देखो कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है क्या, कहीं बोला हुआ था मुझे याद है, हाँ देखो कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ये वाला टर्म्स तो आपको अप्लाई नहीं करना है, ये आप अप्लाई करोगे। अब ये बताओ डेल क्यू कैसे निकालेंगे, अभी तक तो हम लोग डेल क्यू मास इंटू लेटेंट हीट से निकाल लेते थे, यहाँ पर कहीं ना कहीं करंट वोल्टेज तो नहीं, आपको रेसिस्टेंस दिया है, तो डेल क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या, आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई टी। ये टी आपका क्या है नीचे, टी आपका टेम्परेचर है, तो जब आप वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा बताओ, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें, आपका करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका बन जाएगा 0.5 का स्क्वायर इंटू आर, रेसिस्टर कितना है आपका 100 ओम, इंटू टी क्या मिल रहा है आपको, टेम्परेचर जो मिल रहा है, सॉरी ये टी इज द टाइम है, यहाँ पे टाइम आपको दिया है 30 मिनट, लेकिन इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 60 कर दिए, और डिवाइड बाय टेम्परेचर देखोगे तो ये आपको दिया है 300 केल्विन। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक जीरो कहानी खत्म है, ठीक है, यहाँ से एक जीरो कैंसिल है, ये भी आपका 3 से 3 कैंसिल है, तो ये आपको बनेगा 600 इंटू 0.25, ठीक है, तो आप बात करोगे तो कितना आएगा 150 किलो जूल, ये ठीक है, तो 150। अभी इसमें क्या है मल्टीप्लाई, वो मत देखते रहना पॉइंट वगैरह, देख लो ऑप्शन, आपको सीधा 25 इंटू 6 करोगे तो 150 आ ही रहा है, तो इसमें देख लो बस 15 वाला आंकड़े में कौन सा बैठ रहा है, अब कुछ भी करोगे आएगा तो वही, ठीक है, तो ये आपको जो ऑप्शन मिलेगा कौन सा ऑप्शन मिलेगा, ए ऑप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।